वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो चलिए वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कुछ हम डिवाइड से समझेंगे, जो कि हमारा जो यहाँ पे जो बचपन में हमने पढ़ा था डिवाइड, ठीक है, भाग प्रमेयिका, ठीक है, तो उससे हम लोग समझ के हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे ताकि अच्छी तरह से पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की बात आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डिवाइड लिया है, जो कि 3 अलग अलग टाइप का यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, उसको समझेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाने का वही तरीका जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 7 3 21 होगा, तो यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। नीचे बचेगा मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 क्या है, शेष बच चुका है। अब इसको इससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 7 से छोटा है, तो इसके आगे डिवाइड नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे करेंगे तो 5 3 15, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 4 5 20 और 4 6 24, ठीक है। तो 24 पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी अक्सर देखा करते थे कि पहले छोटा संख्या, उसके बाद बड़ा संख्या, छोटा संख्या बड़ा संख्या, छोटा संख्या बड़ा संख्या, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे बड़ा संख्या फिर छोटा संख्या। आप कहिए सर यहाँ पे तो डिवाइड लगेगा ही नहीं, तो देखिए मैंने क्या करता हूँ कि 6 एकम 6, जब हम 6 का टेबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि 6 गुने 1 लिखते हैं यानी कि 6, ठीक है। 6 गुने 2 लिखते हैं यानी कि कितना, 12। लेकिन अगर इससे ऊपर जाए तो हम लिख सकते हैं ना, 6 गुना 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हम 0 बारे में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जब हम 6 का पड़ा 0 बारे में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बस इतना करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये तमाम संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम पढ़ रहे थे भाग प्रमेयिका, ठीक है, तो वहाँ पे हम किस प्रकार से लिखते थे। देखिए यहाँ पे जो 24 है, ठीक है, ये बड़ा संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 24 इक्वल टू में यहाँ पे जो 7 है, 7 गुना 3 और प्लस में जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया है उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 7 3 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 24। तो 24 के बराबर होता है, ये हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी हम लिख सकते हैं, क्या देखिए 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 और प्लस में 1, 5 3 15, 1 और 16 का बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 24 है हमारा, 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6 लिख सकते हैं और प्लस में 0 लिखेंगे, क्योंकि 4 6 24 हो जाएगा और प्लस में 0, ये भी बात सही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 है, 6 गुना हम 0 करेंगे और प्लस में 5 करेंगे, तो 6 गुना 0 0 और 5 5 के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरा होता है बीच में जो बड़ी संख्या होती है, इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य। और यहाँ पे जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, तो भाजक, भाजक। यहाँ पे जो आती है बच्चों इसे हम लोग कहते हैं भागफल, भागफल कहते हैं, क्लियर है। यहाँ पे जो बचते हैं इसे हम लोग कहते हैं शेषफल, शेषफल। अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, अब कि हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ जो 24 था, 24 की जगह पे हम क्या लिखे हैं, भाज्य लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये भाज्य के बराबर है। इक्वल टू में देखिए 7 की जगह पे क्या है, भाजक, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये भाजक के बराबर है। उसके बाद गुना है, गुना क्या है, भागफल के बराबर हो जाएगा, भागफल के बराबर हो जाएगा। और प्लस में क्या है बच्चों, तो शेषफल है, शेषफल है। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं।
इतना बात समझ आया तो बोलिए हाँ गुरुजी। देखिए ये जो हम प्रोसेस लिख रहे हैं, हालांकि यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखें तो डेफिनेशन आता है बच्चों कि यदि ए और बी, ठीक है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तब धनात्मक पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है से आर से छोटा है और आर जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि आगे देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर लेस देन होता है। अब देखिए अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखा जाए तो यहाँ पे जो भाज्य होता है इसे हम लोग कहते हैं ए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे जो भाजक है इसे कहते हैं हम लोग बी। ठीक है, यहाँ पे जो भागफल है इसे हम लोग कहते हैं क्यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ जो शेषफल आया है इससे हम लोग कहते हैं आर रिमाइंडर। ठीक है, ये कहते हैं। अगर इसके जगह पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए भाज्य के जगह पर मेरा मिलेगा ए, ठीक है, इक्वल टू में भाजक के जगह मिलेगा मुझे बी, और भागफल के जगह पर मिलेगा क्यू, और प्लस में मुझे शेषफल की जगह पर मिलेगा आर। ठीक है, ये जो मेरा पैटर्न आया है, ठीक है, ये जो पैटर्न हम प्रूफ कर पा रहे हैं, हालांकि यही जो पैटर्न है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, ये जो पैटर्न हम कर पाए हैं, ठीक है, यही मेरा पैटर्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कहते हैं, जिसका उपयोग हम आगे चल के हम कुछ संख्याओं का एचसीएफ निकालने में या फिर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी संख्या इसी पर आधारित है। तो किस प्रकार से आता है और क्या होता है वो सारी बात मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिखा है कि यदि और ए और बी, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा 7 है और 24 है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, तब धनात्मक पूर्णांक Q और R, ठीक है, Q और R हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? Q और R मुझे प्राप्त हो रहे हैं इस प्रकार की A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ है कि जीरो जो है R से क्या है, जीरो जो है R से छोटा है या फिर R से बड़ा है या फिर बराबर है, क्लियर है, और B हमेशा R से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात होती है। तो यही बात का हम लोग उपयोग करेंगे आगे जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी देखते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ आए। ठीक है, ये जो प्रोसेस आता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। ठीक है, और हम इसका उपयोग करेंगे कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझते हैं अभी जस्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एचसीएफ निकालने का एक यंत्र है। इससे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी संख्या के। सपोज मानिए कि यहाँ पे एचसीएफ हम दो संख्या को निकालने वाले हैं, तो आप भी जानते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका। ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे कि जो दो संख्याएं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, और एक क्या था आपका 18 था, यही था। अब आप जानते हैं कि ये दोनों का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे और जो कॉमन निकलेंगे वही मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ पे पहले करके देखते हैं जो आप जानते हैं। सो क्या करते हैं इसका हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। 2 बार में लगेगा क्या तो होगा 6 होगा, फिर 2 से लगेगा 3 होगा, इससे आगे नहीं कटेगा। अब देखिए इससे करेंगे तो क्या होगा? 2 बार में लगाएंगे तो 9 होगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 होगा, इससे आगे फिर नहीं होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? 2 गुना 3, और यहाँ 18 का, ठीक है, 18 का क्या है अभाज्य गुणनखंडन की? 2 गुना 3। अब इसमें जो दोनों में कॉमन निकलते हैं, उभयनिष्ठ निकलते हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो अगर हम कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ, अगर हम कहेंगे कि 12 और 18 लिखिए, तो क्या हो जाएगा कि 2 गुना 3 इक्वल टू 6। ये आप पिछले छोटे कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। लेकिन जब इसी प्रकार से अगर हम कुछ बड़े संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कुछ संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 121, ठीक है,
121 ले लिए, ठीक है। हम ले लेते हैं एक संख्या 251, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता है कि ये कितना से कटेगा। अब इसको काटने जाइएगा 121 को, अब यहाँ पे लगाइएगा अभाज्य गुणनखंडन में, तो 1 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा, ठीक है, कटेगा ही नहीं। 9 से लगाइएगा, कटेगा नहीं, डायरेक्ट 11 से कटेगा। तो इसी कारण जब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और इसी से बड़ा बड़ा संख्या और लिया जाए तो इस प्रकार से स्टेप निकालना एकदम से जानलेवा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का जो नियम है वहाँ पे सटीक बैठता है और वहाँ से हम उसको आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है वो क्या कहता है। कहता है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि यहाँ पे पहला संख्या दूसरा संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार है जिसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a और b, ठीक है, a और b प्रत्येक सामान्य विभाजक, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विभाजक करेंगे। अब किस प्रकार से विभाजक करेंगे, जब उसको करेंगे तब पता चलेगा विभाजक कि b और r इसके विपरीत सामान्य विभाजक है। इस बात को समझते हैं। अगर हम इसी क्या को जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए। अब उसमें कहता है क्या कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बैठाना है, लेकिन यहाँ पे जो दो संख्या है बच्चों, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन बड़ा संख्या है कौन छोटा संख्या है। तो यहाँ पे जो 18 है वो क्या है, बड़ा है 12 से। तो ये तो पहला चीज़ हमें देखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो कौन बड़ा संख्या है और कौन छोटा संख्या, ये तो हमको जानना पड़ेगा। अब जब इतना कर लेंगे तो यहाँ से जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग a मानेंगे। क्या मानेंगे, a मानेंगे, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। क्लियर है। उसके बाद जो छोटा संख्या रहेगा उसको हम लोग यहाँ b मानेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। इतना प्रोसेस हमको करना है कि जब भी हमको कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ निकाल के बताइए, तो जो दो संख्या में से जो बड़ा रहेगा उसको a मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको b मानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसेस लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे, ठीक है। क्या होता है इसका प्रोसेस, हमने क्या बताया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जीरो हमेशा क्या होता है, आर से बड़ा, जीरो का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो आर के बराबर होता है या फिर आर बड़ा होता है, और आर से हमेशा बी का मान बड़ा होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे इसमें और कुछ हम लोग जानेंगे। अब देखिए अगर हम इसी संख्या को इस पे बैठाएंगे तो क्या होगा। अब ये जानते हैं कौन हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे जो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब b के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पता है 12। अब ये दोनों पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज़रा मिटाते हैं और आगे हम डिवाइड की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आगे हम डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, यानी कि लिखेंगे 12 और 18, कितना बार में जाएगा, एक बार में 12, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा मेरा 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Q के जगह पे जो आया है 1 आया है, और प्लस में R के जगह पे कितना आया बच्चा, 6 आया। अब यहाँ पे R6 नहीं आया है, ठीक है, R6 नहीं आया तो इसे हम और भी डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 12 है, 12 जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग a मान लेंगे, a के जगह पे लिख देंगे। और जो शेषफल आया है, जो हमें शेषफल आया है उसे हम b मान लेंगे, ठीक है, b मान लेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। और फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसे हम b माने हैं और 12 को a माने हैं, इस प्रकार से। अब इसे लगाएंगे तो 6 दूना 12, ठीक है, 2 बार में ये शून्य आ गया है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 और प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पे जब शेषफल 0 आ गया है तो लिखेंगे कि r इक्वल टू 0, तो यहाँ रुक जाएंगे। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है। और देखिए जब शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो आपका
भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है, वही मेरा क्या हो जाता है, दो संख्या का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पे भाजक क्या आया है बच्चों, तो मेरा आया है 6। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है मेरा क्या है, HCF ऑफ कितना है, 18,12। इसका HCF कितना हो जाएगा, तो मेरा 6 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब इस मेथड से हम कर रहे थे वो भी 6 से आया था, और इस मेथड से कर रहे हैं तभी 6 से आ रहा है, ठीक है। तो मेथड चेंज हो जाता है तो भी मेरा जो HCF का मान होता है वो सेम ही आता है। तो बताइए इतना